हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 के विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकंड के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। यह है चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 में हमने 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का यह चौथा वीडियो है और चौथा वीडियो में यानी अध्याय नंबर 2 में जो दिया हुआ है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो इस चैप्टर का आज चौथा वीडियो हम लोग देखेंगे और इस चौथा वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, जो बचे हुए भाग है वहाँ से हम आगे देखते हैं इसको। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? यहाँ से हम आगे देखेंगे। बगल में दिया हुआ है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है। क्या कहता है? जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ नहीं होते हैं उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। बगल में दिया हुआ है ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाओं को खरीदने में सक्षम है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। कभी कभी
पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। इस उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। भर में दिया हुआ है, एक गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। इसमें दो उदाहरण दिया हुआ है। पहला है केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना इत्यादि। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पानी का सुरक्षित रहना, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आगे कुछ शब्द दिया गया है, शब्द संकलन दिया गया है, इसको भी देखते चलते हैं। पहला, सार्वजनिक, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा, निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किए जाए। तीसरा है चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश में उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से
यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। आगे है संचारणीय बीमारियाँ। ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ODP यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में जाते हैं। आगे है नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, जेनेरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। साथ ही साथ यह चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका समाप्त होता है।